नमस्कार। आज हम इमरान खान से जुड़े दो ताज़ा कानूनी मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर जो 19 जुलाई 2025 तक जो स्थिति है, जी। हमारे पास जो जानकारी है वो अदालती कार्रवाइयों और उनके नतीजों पर ही आधारित है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन डेवलपमेंट्स का असल मतलब क्या है और ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये मामले एकदम अलग-थलग नहीं है। ये एक बड़े कानूनी और कह सकते हैं सियासी माहौल का हिस्सा है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मामले हैं तो अलग-अलग, पर व्यवस्था के बुनियादी सवालों से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, सही कहा। तो पहली बात, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। जी। ये अपील जून 19 के एक फैसले के खिलाफ है जो जजों के तबादलों से जुड़ा था। अच्छा। इंट्रा कोर्ट अपील मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले को उसी कोर्ट की एक बड़ी बेंच के सामने चुनौती देना। हाँ हाँ, समझ गए। उनका कहना है कि वो जो फैसला था वो जजों की आजादी को कमजोर करता है और सही संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया गया, ऐसा उनका तर्क है। हाँ, देखिए, सूत्र से कानूनी प्रगति तो कह रहे हैं, पर ये भी साफ है कि ऐसे मामलों में वक्त तो लगता है। बिल्कुल। ये सीधे सीधे न्यायिक स्वतंत्रता और जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनके पालन जैसे बड़े सवाल खड़े करता है। अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे ये कानूनी दांव-पेंच असल में संवैधानिक ढांचे की मजबूती को परखते हैं। सही। तो ये एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है, कोई एक दिन का मामला नहीं है ये। अच्छा, तो ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। हाँ। अब अगर हम डिजिटल दुनिया की तरफ देखें जी। तो वहां भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। एक सेशन जज ने 11 जुलाई के मैजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। हाँ। जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले 27 यूट्यूब चैनलों को बंद करने को कहा गया था। अच्छा। और इन चैनलों में इमरान खान का चैनल भी शामिल था। इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को होनी है। यहाँ चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। बिल्कुल। इस रोक को जो सूत्र बता रहे हैं प्रेस की आजादी के लिहाज से एक अहम कदम बताया जा रहा है। जी। और कुछ लोग इसे विडंबना भी कह रहे हैं, शायद पिछले संदर्भों को देखते हुए। हाँ, हो सकता है। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि अभिव्यक्ति की आजादी और सरकारी नियंत्रण के बीच वो जो एक खींचतान है, हमेशा चलती रहती है। हाँ, वो हमेशा चलती रहती है, खासकर डिजिटल स्पेस में। और देखिए, दिलचस्प बात ये भी है कि ये रोक ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में कई देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी नियंत्रण बढ़ रहा है। सही कहा। तो ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि शायद विश्व स्तर पर डिजिटल अधिकारों की जो बहस है उसके लिए भी अहम हो सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह की रोकें अक्सर टिक पाती हैं? सरकार के पास आगे क्या रास्ते हो सकते हैं इसे चुनौती देने के? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये अभी एक अंतरिम रोक है, फाइनल फैसला नहीं। अच्छा। तो जाहिर है सरकार के पास कानूनी विकल्प तो मौजूद होंगे ही, जैसे अगली सुनवाई जो 21 जुलाई को है उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखना, या फिर शायद ऊपरी अदालतों में अपील करना। जी। तो मामला भी खुला है और वो 21 जुलाई की सुनवाई काफी अहम होगी। ये असल में कह सकते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं को तय करने की एक कोशिश है डिजिटल दायरे में। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो इमरान खान दो अलग अलग मोर्चों पर कानूनी लड़ाई में उलझे हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सुप्रीम कोर्ट में वो जजों के तबादले वाला मुद्दा, हाँ। और दूसरा ये यूट्यूब बैन पर मिली इस अस्थायी राहत के जरिए। जी। अगली नजर, जैसा आपने कहा, 21 जुलाई की सुनवाई पर रहेगी। हाँ, और ये दोनों मामले देखिए लगते अलग अलग हैं, पर है बुनियादी उसूलों से जुड़े हुए। कैसे? एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया की साख, उसकी इंटेग्रिटी का सवाल है, तो दूसरी तरफ बोलने की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। इन कानूनी चुनौतियों के जो भी नतीजे होंगे उनका असर सिर्फ इमरान खान के सियासी भविष्य पर ही नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है। हाँ, बात तो सही है। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या ये कानूनी लड़ाइयाँ व्यवस्था के अंदर रहकर ही बदलाव लाने की कोशिश हैं, या फिर ये व्यवस्था की सीमाओं को ही उजागर करी हैं। और जो असली नतीजा होगा, क्या वो अदालतों से आएगा या फिर